अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है। इस मेडल ने मैं समझता हूँ कि लोगों का माइंडसेट चेंज किया है। जब मैं गोल्ड मेडल जीता तो एक मुबारकबादों का सिलसिला एक तांता बन गया। मैं हैरान हूँ कि कहाँ से मुझे मुबारकबादें आई। आप देखें आर्मी चीफ की तरफ से, उसके बाद सीएम पंजाब, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जैसे ही मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा तो सबसे पहले मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, उसके बाद जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं रियाज हुसैन पीरज़ादा, उनकी तरफ से। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है। उन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया है। हमारे साथ आज इनाम भट्ट साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहूँगा कि आपने गोल्ड मेडल जीता। सबसे पहले हमें ये बताएं, जो आपका सफ़र रहा, इस पूरा जो ये लीग हुई, इसमें कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है, क्योंकि जब हम वहाँ पर जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी रेसलिंग के साथ और वेट लिफ्टिंग के साथ। तो जब हम वहाँ पर गए और स्टार्ट में ही पाकिस्तान ने 1-2 मेडल्स ब्रॉन्ज मेडल विन किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पाकिस्तान का मेडल नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा एक टेंशन क्रिएट हो गई थी कि एक दफ़ा तो पाकिस्तान का मेडल, गोल्ड मेडल तो आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेला और बहुत मैं समझता हूँ कि वो लम्हा जब आपकी वजह से आपका कौमी तराना चले, आपका परचम बुलंद हो और उसके एजाज़ में जब 72 मुल्क वहाँ पे खड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये दी बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए। तो अब आपका आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? ओलंपिक के हवाले से आपने कहा आप उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, तो उस हवाले से क्या? फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि हम प्लानिंग किस तरह करते हैं। एक ख्वाब है कि ओलंपिक में हम जाएं, वहाँ पर मेडल लेकर आएँ, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 1992 के बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने किसी गेम में क्वालिफाई नहीं किया, किसी गेम ने मेडल नहीं जीता। तो इसलिए ओलंपिक एक बहुत बड़ा लेवल है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से कम्पीट करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो हम दूसरे मुल्क देखते हैं वो 4 साल से 4 साल की प्लानिंग करते हैं। 2016 के बाद से प्लानिंग स्टार्ट है 2020 के लिए। तो आपको हर साल 4-5 कंपटीशन, 6 कंपटीशन हर साल खेलने पड़ते हैं। उससे आपकी रैंकिंग बनती है और जैसे आप रैंकिंग आपकी बनती है, आप में बेहतरी आती जाती है, देन आप ओलंपिक के लिए जा सकते हैं और फिर आप खेलते हैं और मेडल लाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत चीज़ों में काम होने वाला है। तो अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए इंटरनेशनल ट्रेनिंग के हवाले से, इंटरनेशनल कंपटीशन के हवाले से, तो डेफिनेटली ओलंपिक में भी मेडल आ सकता है। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, जो आपका मैच सेमीफाइनल जो है इंडिया के साथ हुआ, फाइनल नाइजीरिया के साथ, तो ज़्यादा प्रेशर आपने किस मैच में फील किया था? देखें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी कंपटीशन पर जाता हूं मुझे प्रेशर नहीं मुझे आता, मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग जाती है। जैसे जैसे कंपटीशन के दिन करीब आते हैं ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अब जो है ना, वो जो हम पीछे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, इस गोल्ड मेडल के पीछे आप देखें कि 15 साल की एक एफर्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस इवेंट के लिए, तो 6 माह से हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में लाहौर में कैंप लगा हुआ है, जहां पर बहुत ज़्यादा हमारे कोचेज़ हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लड़के बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं मजीद साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। तो ये 6 माह की दोबारा जो प्लानिंग है, इसके बाद आप जाते हैं किसी कंपटीशन पे खेलने के लिए, तो वो दिन जब आपने खेलना होता है, किसी को पता नहीं कि आपने 15 साल में क्या किया है या 6 माह में क्या एफर्ट किया है, वो नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप खेलते हैं, आप विन करते हैं, तो पता चलता है कि जी इसने पीछे कितनी एफर्ट की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पर खेला और इंडिया के साथ जो मेरी फ़ाइट थी वो बहुत अच्छी रही। पहला मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ जिसने 10-0 से और तकरीबन 1.5 मिनट से भी कम टाइम में इंडिया के खिलाड़ी को हराया है। तो रेसलिंग में इस तरह होता है कि जितने भी आपके कंपटीशन हैं, आपने सब डू एंड डाई सिचुएशन पे खेलने होते हैं। इसमें आपको चांस नहीं मिलता। ऐसे नहीं होता कि आप 2 हार गए हैं, 1 जीत गया तो आप आगे नहीं जा सकते। जहाँ पर आप हारे वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है। नॉकआउट सिस्टम टाइप इसमें होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेला और फाइनल में नाइजीरिया को हराकर जो वर्ल्ड नंबर 2 था गोल्ड लिया, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एक वैसे देखा जाता है हर खेल में कि स्पेशल, तो इसमें भी कुछ आपके लिए भी कुछ खास नहीं था? डेफिनेटली जब इंडिया के साथ कंपटीशन होता है तो उसकी तो एक एक्साइटमेंट, उसकी तो एक उसको खेलने का एक मज़ा ही और ज़्यादा हो जाता है।
और जब मैं इंडिया के साथ खेल रहा था, जब मैं मैदान में जा रहा था खेलने के लिए, तो उस वक्त इस तरह था कि जो पूरा स्टेडियम है वहाँ पर इंडिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो पूरा स्टेडियम तकरीबन 60% इंडिया के साथ भरा हुआ था और 40% जो है वो दूसरे मुल्क थे। तो वो सारे चीयर कर रहे थे इंडिया इंडिया इस तरह। तो मैंने थोड़ी सी अपनी साइकी को चेंज किया, मैंने कहा ये इंडिया इंडिया नहीं है, इनाम इनाम ये बोल नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इंडिया के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी खेलता हूँ बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे जब मैं 2010 में मेरा जो करियर का स्टार्ट था, उस टाइम से वो मैंने इंडिया में जाके इंडिया को हराया। उसके बाद भी काफ़ी कंपटीशन हुए हैं, तो इंडिया के साथ बहुत मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जीतते हैं तो उसका तो फिर मज़ा और दुबाला हो जाता है। जी, आपने अभी जैसे हमें बताया कि आपने जो आपके यहाँ कोचेज़ वगैरह हैं काफ़ी ट्रेनिंग की, 6 मंथ का जो आपने बताया सारा, तो जो फंड्स का मसला था, जो आपने एक वीडियो भी आपकी काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें आपने कुछ अपील की थी गवर्नमेंट से, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था। तो इस इवेंट में आपको सपोर्ट किसने किया था सारा? देखें, इस तरह होता है कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो हमारे लिए कैंप ऑर्गेनाइज करता है। तकरीबन 6 माह से हमारा कैंप लगा हुआ था, जिसमें हमारे पास कोचेस थे, जिसमें हमारे पास 40 लड़के थे, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा था। लेकिन जो एक चीज़ की कमी थी वो ये थी कि अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स पे खेलना है तो इंडिया की टीम 6 माह से यूएसए में ट्रेनिंग कर रही थी, कनाडा की टीम 6 माह से जॉर्जिया में थी, बाकी टीमें भी इस तरह इंटरनेशनल ट्रेनिंग कर रही थी। तो जब आप अपने कंपेटिटर को देखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप भी उस लेवल की ट्रेनिंग करें। उस हवाले से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ईरान में या मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, हमारा कैंप लगा हुआ था, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मैंने एक अपील की थी कि अगर वो फंड मिल जाता तो बड़ा सूटेबल होता। लेकिन आप देखें कि हालात जो मुल्क के हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट ने साथ लेके चलना होता है। फिर हमारा कैंप जो लगा हुआ था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अखराजात आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप अपनी जो थोड़ी बहुत, मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे खेल के हमारे अपने ऊपर भी होता है कि हम खुद से भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब खेला, अपनी कोशिश की, मेडल आ गया तो सब अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेडल जीता उसके बाद जब आप पाकिस्तान आए तो क्या आपकी फीलिंग्स थी और जो लोगों का रिस्पॉन्स था कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल, इस मेडल ने, मैं समझता हूँ कि लोगों का माइंडसेट चेंज किया है। जब मैं गोल्ड मेडल जीता तो एक मुबारकबादों का सिलसिला, एक तांता बन गया। मैं हैरान हूँ कि कहाँ से मुझे मुबारकबादें आई। आप देखें, आर्मी चीफ की तरफ से, उसके बाद सीएम पंजाब, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जैसे ही मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा तो सबसे पहले मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, उसके बाद जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं रियाज हुसैन पीरज़ादा, उनकी तरफ से, जो हमारे डायरेक्टर हैं लाहौर के जो ट्रेनिंग के, उन्होंने, मजीद साहब ने वहाँ पर आके मुझे स्पोर्ट्स बोर्ड के बिहाफ पर रिसीव किया। वहाँ पर मुझे बुके दिए गए, लोग बहुत ज़्यादा थे, भंगड़े और डोल और हर तरफ से मीडिया की बड़ी ज़बरदस्त कवरेज थी। तो मैं समझता हूँ कि इस मेडल ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस चीज़ को अवेयर करवाया है कि पाकिस्तान में रेसलिंग भी कोई गेम है, पाकिस्तान में दूसरी गेम्स भी हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा है। वैसे अगर देखा जाता है कि क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो आपको भी यही लगता है कि क्रिकेट की वजह से बाकी जो खेल हैं वो हमें पीछे दिखाई देते हैं, उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता? देखें, क्रिकेट पे जो पैसे लगते हैं, क्रिकेट पे इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्रिकेट का हक है। इतने ही हर गेम पे लगने चाहिए। यानी कि आप इस तरह देखें कि अगर क्रिकेट पे 10 करोड़ लग रहा है तो आप बाकी जब पूरी दुनिया में देखते हैं तो उन पे भी, इंडिया का बजट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का रेसलिंग का बजट 50 करोड़ पे है। तो इसी तरह बाकी गेम्स का भी बजट अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि जो रेसलिंग है वो हमारी मट्टी की गेम है। हम बचपन से ही इसको स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर रेसलिंग होती है, तो इसमें थोड़ी सी एफर्ट की और ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह मेडल आया है, चेंज हुई है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बहुत ज़्यादा हमारे लिए कोशिश उन्होंने स्टार्ट की है। उन्होंने मुझे खुद कॉल किया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कॉल आई मुझे, उन्होंने बताया कि वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग का भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें करवाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब चेंज आना शुरू हो गया है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपका ताल्लुक भी गुजरांवाला से, और गुजरांवाला के जो पहलवान है वो काफ़ी हमें मशहूर भी दिखाई देते हैं। तो आपने ट्रेनिंग का आगाज़ कब से कर दिया था, किस एज से? गुजरांवाला की पहलवानी की मैं आपको बात बताऊं कि जब मेरा कंपटीशन वहाँ पे हो रहे थे तो इंडिया में उनके 2-3 चैनल्स पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो वहाँ पर जो इंडिया में कमेंट्री की जा रही थी वो ये थी कि जब मैं खेलने के लिए आ रहा था
कि ये रेसलर गुजरांवाला से है, क्योंकि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, तो ये रेसलर ये कंपटीशन जीत सकता है। यानी कि मेरा तारुफ इंडिया में गुजरांवाला के तौर पे करवाया जा रहा था कि इसका तल्लक वहाँ से है। तो गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा, गुजरांवाला हो या लाहौर हो, ये जो एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा रेसलिंग के हवाले से फेमस हैं। तो मेरा जो तल्लक है वो पहलवानी घराने से है। मेरे दादाजी, मेरे पापा और सारे जो ताया जी, चाचा जी, बड़े भाई, छोटे भाई, सब जो है वो हमारी रेसलिंग से हम बिलोंग करते हैं। तो बचपन से ही घर का माहौल वो रेसलिंग का था। बचपन में आप इस तरह समझ लें कि जो नॉर्मली बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो वो इस तरह हमारा होता था कि अगर कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं तो चलें जी आपने रेसलिंग करनी है, पापा के साथ आपने रेसलिंग करनी है। तो घर का माहौल ही स्टार्ट ही बचपन से ही जो है ना वो रेसलिंग का था। तो फिर जब मैंने 8th स्टैंडर्ड में था जब मैं, तो फिर मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग का आगाज़ किया। तो बचपन से ही ये सिलसिला का, मतलब कि बचपन से ही आपने सोच लिया था कि इस चीज़ में मैंने आगे जाना है? और बचपन से स्टार्ट में तो ऐसे था कि पापा जो वो लेके जाते थे और वो कंपटीशन करवाते थे। तो मुझे याद है कि जब तकरीबन 13 साल का था मैं, तो उस टाइम एक जूनियर चैम्पियनशिप हुई पाकिस्तान की, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया। तो उसमें जब मैंने गोल्ड मेडल विन किया तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे एक जोश और जज्बा आया कि मैं अगर इतनी छोटी उम्र में इतना बड़े लेवल पे खेल सकता हूँ तो मेरा इसमें फ्यूचर भी इसमें ब्राइट है मेरा। तो फिर सब तरफ से तवज्जो दी गई। मेरे उस्ताद चौधरी शबीर साहब, उन्होंने मुझे 10-12 साल गुजरांवाला में ट्रेनिंग करवाई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया। जूनियर में मैंने पहले कैडेट में 3 साल पाकिस्तान का चैम्पियन रहा, फिर जूनियर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल गोल्ड मेडल रहा, और उसके बाद जैसे ही सीनियर में मैं आया तो 21 साल की एज में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल लिया इंडिया में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मेरे पाकिस्तान के लिए गोल्ड हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ है, जिसमें एशियन है, जिसमें इवन 6 मंथ बिफोर मैंने टर्की में हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बेस जब आपकी मजबूत होती है तो फिर आगे सफ़र करना आसान होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। रेसलिंग का जब आपने करियर अपना स्टार्ट किया, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया होगा, तो अभी आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो? देखें, जो रेसलिंग की मैं आपको बात बताऊं तो जो कमियां हैं, जिन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी रेसलिंग की एकेडमी नहीं है। तो अगर इस तरह हो कि जो हमारे सेंटर हैं, यानी कि जो हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का लाहौर सेंटर है, जो इस्लामाबाद सेंटर है, कराची सेंटर है, इन सेंटर्स में एक स्पेशल जो है ना रेसलिंग हॉल बने जो रेसलिंग के लिए मुख्तस किए जाएं, वहाँ पर रेसलिंग की ही ट्रेनिंग हो। और इसके साथ साथ गुजरांवाला में जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पर रेसलिंग अकेडमीज़ बनाई जाएँ, जहाँ से दूसरे शहरों से भी लोग आकर वहाँ पर रहें, वहाँ पर बीच रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ पर दूसरी मड रेसलिंग की, और उसके बाद ये जो हमारी मैट रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा हमें अखराजात नहीं चाहिए। अगर इस तरह से थोड़ा सा एफर्ट की जाए तो हमारा ग्रास रूट लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में रेसलिंग का? आपको क्या लगता है कि ब्राइट है? अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में इसकी जाते हैं तो आप ये देखेंगे कॉमनवेल्थ की जो हिस्ट्री है, आज तक 21 दफ़ा कॉमनवेल्थ के मुकाबले पूरी दुनिया में करवाए गए हैं, और पाकिस्तान ने टोटल 25 गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं, और 25 में से 21 गोल्ड मेडल रेसलिंग ने जीते हैं। 4 गोल्ड मेडल हैं दूसरी गेम्स में, 21 एडिशंस में, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो 21 पाकिस्तान ने रेसलिंग में जीते हैं, तो ये मेरा दूसरा गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ में। इसी तरह आप ये देखें कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछले 4 साल से 5 साल से, तो रेसलिंग ने 62 गोल्ड मेडल्स मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनमें जीते हैं। तो रेसलिंग जिस तरह परफॉर्म कर रही है, मैं समझता हूँ कि दूसरी बाकी सब गेम्स को आप एक पलड़े में रखें और रेसलिंग को एक में रखें तो फिर भी इसके इंटरनेशनल मेडल ज़्यादा हैं। तो रेसलिंग में बहुत ज़्यादा आप देखें स्कोप है, बहुत ज़्यादा लड़के एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड और ओलंपिक के करीब हम खेल रहे हैं इस टाइम। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है। सिर्फ ज़रूरत है कि हम थोड़ी सी प्लानिंग करें, और जो बजट है, मैं बार बार बजट की बात इसलिए करता हूं कि जो गेम आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके मुताबिक एलोकेशन होनी चाहिए, कि अगर रेसलिंग में 62 मेडल हैं तो उसके मुताबिक उसको मिले, अगर किसी गेम में 2 मेडल हैं तो उसके मुताबिक उसको मिलना चाहिए। तो थोड़ी सी अगर हम तवज्जो दें तो बहुत ज़्यादा हम रेसलिंग से हासिल कर सकते हैं। रेसलिंग के अलावा किसी और स्पोर्ट्स का भी आपको शौक होगा? डेफिनेटली जो थोड़ी बहुत गेम्स हैं वो हम खेलते हैं,
कबड्डी जो रेसलिंग के बहुत ज़्यादा करीब है, कबड्डी का थोड़ा बहुत शौक़ है। इसके अलावा जो मेरा ज़्यादा टाइम जो स्पेंड होता है वो थोड़ा मेरी स्टडी की तरफ मैं फोकस करता हूँ। तो कबड्डी से जो भी एक और जो चीज़ बड़ी वो ज़रूरी और अहम होने जा रही है वो है ये जो कबड्डी लीग स्टार्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कबड्डी लीग है वो बहुत ज़्यादा एक नया ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान की जो सारी गेम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा अगर इस तरह कबड्डी लीग की तरह मुख्तलिफ लीग्स करवाई जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान के। आप एक टीम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, गुजरात की जो टीम है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो जीत जाएगी ये जो लीग होने जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि गुजरात वारियर का अगर मैं जिक्र करूँ तो ये लीग की जो फर्स्ट टीम है वो जो हमारे गुजरात वारियर के ऑनर हैं नसरुल्लाह वड़ाई साहब, उन्होंने पहली टीम ली है। उसके बाद ये जो लीग टीमों की जो तरीकाकार है वो शुरू हुआ है। तो हमारी पहली जीत तो यही है कि हमारी वजह से ये लीग होने जा रही है। आज लीग की कल ओपनिंग हो गई है, आज से मैचेस स्टार्ट हैं, तो पहली जीत तो हमारी हो चुकी है। उसके बाद ये है कि डेफिनेटली लड़के बहुत अच्छे हैं, कोच हमारे बहुत अच्छे हैं, और अगर आप कोई भी गेम प्लानिंग के साथ और टीम वर्क के साथ खेलें तो डेफिनेटली आप जीतते हैं। तो इंशाल्लाह हम फोकस इस चीज़ पे ही कर रहे हैं कि हम प्लानिंग के साथ और टीम वर्क के साथ खेलें, तो इंशाल्लाह ट्रॉफी तो अब हम जीत के रहेंगे। जी, आपने जैसा बात किया कि आप स्टडी भी साथ कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना MBA किया है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने MSc यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से की है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स वाली फील्ड है इसमें कुछ बेहतरी आनी चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके लिए क्या खाना ज़रूरी है, क्या पीना ज़रूरी है, क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते। आजकल का जो टाइम चल रहा है वो बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से गेम्स में चेंजेस आ रही हैं, तो उसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं लाजमी बताना चाहूँगा कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो काम कर रहे हैं कि जब कोई बच्चा मैट्रिक लेवल क्रॉस करता है तो वो अगर किसी भी गेम में अच्छा है, सिर्फ आप समझ लें कि अपने गुजरांवाला या लाहौर लेवल का है, डिवीज़न लेवल का है, तो उसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी उसकी स्टडी करवा रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टेप है कि जिसमें आप देखें अगर किसी ने वैसे पंजाब कॉलेज में पढ़ना हो तो लाख 2-2 लाख की वो फीसेस होती हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत गेम करते हैं तो वो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है, मैं इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि वो जिस तरह से मैंने पंजाब कॉलेज से अपना ICOM BCom मैंने वहाँ से किया, MSc भी मैंने अब वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ साथ आप अपनी स्टडी भी जारी रख सकते हैं और गेम में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एंड पे अगर आपके जो फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं या जो रेसलिंग में इसी करियर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा सबके लिए यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए, क्योंकि अगर आपकी ईमानदारी नहीं होगी किसी भी चीज़ में, आप ट्रेनिंग पूरी नहीं करेंगे या आप स्टडी पे पूरा टाइम नहीं देंगे तो आप कभी भी उसमें आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए आप जिस भी फील्ड में है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो आपकी गेम है, आपने पूरी ईमानदारी के साथ और नेक नीति के साथ काम करना है, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम करेंगे और आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ इनाम भट्ट मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिलवक्त के लिए अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।